Assalamu alaikum dear students, welcome to another online lecture. So today we are going to discuss reversible and irreversible injury. So I think everyone is ready, so now we can start. I think are you able to hear me? So I think people are going to respond. Okay ji. We will start with the reversible and irreversible cell injury earliest changes. So हम लोगों ने पहले ही बात कर ली थी कि cellular injury क्या होती है and what kind of consequences are associated which can cause cellular injury. In detail we discussed means mitochondrial damage and similarly membrane damage and इसी तरह बाकी जो protein defects they are responsible for cellular injury. But now we are going to discuss what is reversible and irreversible cellular injury. So we will discuss in detail. Earliest changes associated within the cell injury are कि ऐसी तमाम चेंजेस जो कि सेल इंजरी का रिजल्ट हो सकती हैं. दोज चेंजेस इंक्लूड्स डिक्रीज जनरेशन ऑफ एटीपी. मीन अगर सेल की जो एटीपी जनरेशन की कैपेबिलिटी है, इफ़ दैट इज़ रिड्यूस, इस मीन सेल आर अनएबल टू सर्वाइव एंड देयर विल बी चांसेस ऑफ सेलुलर इंजरी, क्योंकि एटीपी नहीं बन रही. वंस एटीपी विल बी नॉट फॉर्म, इस मीन सेल विल बी अनएबल टू कंडक्ट इट्स नॉर्मल एक्टिविटीज़. और एटीपी क्यों नहीं बनी? बिकॉज एटीपी कैन नॉट बी फॉर्म ड्यू टू माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज. ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज हो सकता है जिसकी वजह से एटीपी नहीं बनेंगे, या फिर जो ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस है साइटोप्लाज्म में वो नहीं हो रहा, इस वजह से एटीपी नहीं बन रहे. सो इट्स मीन सेलुलर इंजरी इज़ एसोसिएटेड विद डिक्रीज्ड एटीपी जनरेशन. और इसी तरह लॉस ऑफ सेल मेम्ब्रेन इंटेग्रिटी. सेल मेम्ब्रेन जब लॉस हो जाएगी तो इसका मतलब है सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स की ट्रांसपोर्ट हो रही है, द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स विल बी कंप्रोमाइज. दैट्स वाई सेलुलर इंजरी विल बी पॉसिबल. डिफेक्ट्स इन प्रोटीन सेंसेस मीन्स इफ द सेलुलर प्रोटीन इज़ नॉट सिंथेसाइज्ड प्रॉपरली. और प्रोटीन सेंसेस ना होने की क्या वजह हो सकती है? हम लोग कहते हैं कि वहाँ पे जो डीएनए की जो ट्रांसलेशन हो रही है, बेसिकली देयर विल बी ट्रांसलेशन डिफेक्ट इन डीएनए. दैट्स वाई प्रोटीन्स विल नॉट बी प्रोड्यूस्ड विद इन द सेल्स. और जब सेल्स में प्रोटीन प्रोड्यूस नहीं होगी तो सेल में जो नॉर्मल इंजाइमेटिक एक्टिविटी या नॉर्मल सेलुलर फंक्शंस हैं वो नहीं होंगी. सेल्स की जो मल्टीप्लिकेशन है वो रुक जाएगी, सेल्स की ग्रोथ रुक जाएगी, बिकॉज प्रोटीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेलुलर ग्रोथ एंड सेलुलर मेटाबॉलिज्म as well as we can say for the cellular multiplication. So defects in proteins will result in cellular injury as well. DNA damage already discussed. If DNA will be damaged, it means cell will lack their information to form certain molecules. DNA का काम ये होता है कि सेल के अंदर जितने मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन, लिपिड्स या जितनी भी इंफॉर्मेशन होती हैं, DNA is responsible to direct all the information for conducting cellular activities. So damaged DNA cannot conduct routine or normal cellular activities. That's why we can say damaging DNA will end up with cellular injury. Now next we will be moving towards the next slide. See over here. Irreversible injury means what kind of stimulus can cause irreversible injury. The irreversible injury is marked by severe mitochondrial vacuolization. सवेयर माइटोकॉन्ड्रियल वैक्यूलाइजेशन का मतलब ये होता है कि हम लोग के पास माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हो और वो वहाँ पे वैक्यूलाइजेशन मीन्स वो वहाँ से एमिट हो जाए, सेल से एमिट होके लॉस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इज़ आल्सो टर्म्ड एज माइटोकॉन्ड्रियल वैक्यूलाइजेशन. तो जिसकी वजह से अगर माइटोकॉन्ड्रिया ही लॉस हो गया, सेल से रिमूव हो चुका है, तो अब तो इसका मतलब है कि एटीपी या ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन नहीं होगी. जब ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन नहीं होगी तो एटी नहीं बनेंगे और इससे सेल की इंजरी हो जाएगी एंड विच कैन नॉट बी रिवर्स्ड, क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रियल यूनिट है वही डैमेज हो चुके हैं, तो अब सेल अपने आप को रीस्टोर नहीं कर सकेंगे. इसके अलावा एक्सटेंसिव डैमेज टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कि जो सेल की एक्सटर्नल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अगर वो डैमेज हो जाती है तो उसमें पोर्स क्रिएट हो जाएंगे और जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर मौजूद होते हैं वो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर अपना काम नहीं शो करेंगे, जिसकी वजह से सेल में इन और आउटसाइड ऑफ द मॉलिक्यूलर एक्सचेंज विल बी affected. That's why there will be chance of irreversible cellular injury. Swelling of lysosomes and means lysosomes are actually produced by the Golgi bodies and are also directed by the Golgi bodies. So it's if there is extensive we can say swelling of lysosomes,
So it's mean lysosomes will unable to perform their their lytic activity, जिससे जो सेल्स का मेटाबॉलिज्म होते हैं वो रेगुलेट होते हैं, तो इससे लाइजोसोम प्रॉपर नहीं काम करेंगी, बल्कि लाइजोसोमल जो ऑर्गेनेलीज हैं दो ऑर्गेनेलीज विल बिकम एबनॉर्मल. द अपीयरेंस लार्ज एमार्फस डेंसिटीज इन माइटोकॉन्ड्रिया. अगर माइटोकॉन्ड्रिया बड़े लेवल पे इम्पैक्ट तो ना हो कि मतलब उसकी जो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन का जो प्रोसेस है या जो उसकी इंटरनल फोल्डेड मेम्ब्रेन है, अगर वो सारी डैमेज ना हो बल्कि स्मॉल इम्पैक्ट हो कि माइटोकॉन्ड्रिया की शेप पे इम्पैक्ट पड़ जाए, डेंसिटी उसकी चेंज हो जाए, सो दिस कैन आल्सो काज इरिवर्सिबल सेलुलर इंजरी. क्योंकि जब माइटोकॉन्ड्रिया में कोई इम्पैक्ट पड़ेगा तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे जो एनर्जी जनरेशन है वो डिस्टर्ब हो जाएगी. जब एनर्जी जनरेशन डिस्टर्ब होगी, बिकॉज सेल्स आर वेरी स्पेसिफिक इन एनर्जी परसेप्शन, या एनर्जी सेल को बहुत रेगुलेटेड वे में मिलनी चाहिए. जब थोड़ी बहुत भी एनर्जी चेंज होगी ड्यू टू माइटोकॉन्ड्रियल स्वेलिंग और ड्यू टू माइटोकॉन्ड्रियल शेप एबनॉर्मलिटीज़, वी कैन से देयर विल बी चांसेस ऑफ इरिवर्सिबल सेलुलर इंजरी एंड दैट cellular injury cannot be reversed. Further, reversible and irreversible injuries follows only two phenomena, कि दो जर्नल फिनोमेना हैं जो कि इरिवर्सिबल या रिवर्सिबल सेलुलर इंजरी के स्टेप्स हैं या पैटर्न्स हैं. Those includes the inability to reverse mitochondrial dysfunction, कि सेल कभी भी उनके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो माइटोकॉन्ड्रिया को रीजनरेट कर सकें या रीस्टोर कर सकें, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि इरिवर्सिबल सेलुलर इंजरी हो जाती है. क्योंकि फास्फोराइलेशन एंड एटीपी जनरेशन विल बी डिस्टर्ब इवन आफ्टर रिमूवल ऑफ द ओरिजिनल इंजरी. इवन सपोज माइटोकॉन्ड्रिया अगर डैमेज हो रहा है कहीं पे उस इंजर हुआ है, और हम क्या करें कि उस माइटोकॉन्ड्रिया की वो जो इंजरी थोड़ी बहुत हुई है उसको करेक्ट करें और स्टिमुलस को रिमूव कर दें, फिर भी ये नहीं होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया अपनी ओरिजिनल जो कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, उसको रीगेन कर सके. तो इसका मतलब है कि माइनर इंजरीज ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया कैन डैमेज माइटोकॉन्ड्रिया एज अ होल. That's why we can say there will be chances of irreversible cellular injury associated with the mitochondria. Further, profound loss in membrane means if there is profound loss in cellular membrane, there will be chances कि सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो रही है तो वो भी irreversible cellular injury के consequences में आएगा. और इस डायग्राम में आप डिटेल से देख सकते हैं. If I will show you this diagram, see over here, there is a normal cell, right? This is a normal cell, and this normal cell were exposed to external stimuli and there were chances of cellular injury. कि ये देखिए ये नॉर्मल है, यहाँ पे इसकी स्वेलिंग हो चुकी है, ये मेम्ब्रेन की स्वेलिंग हो चुकी है, यहाँ पे है और ये यहाँ पे. अब जब मेम्ब्रेन की स्वेलिंग हुई है तो इससे सिर्फ मेम्ब्रेन की स्वेलिंग नहीं बल्कि ये जो आपके स्वेलिंग ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया भी डिस्टर्ब हो रहा है, इसकी भी स्वेलिंग हो रही है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, और यहाँ पे लाइजोसोम्स भी इम्पैक्ट होंगे, लाइजोसोम्स की भी स्वेलिंग हो जाएगी, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि सेल प्रॉपर अपने फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा. अगर ये माइनर है, सपोज माइटोकॉन्ड्रिया की इंजरी नहीं है, माइटोकॉन्ड्रिया पे कोई इम्पैक्ट ना पड़े और ये लाइजोसोम या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे माइनर से इम्पैक्ट, और हम वहाँ पे रिमूव कर लें स्टिमुलस को रिमूव करेंगे तो चांसेस होंगे कि ये सेल दोबारा अब रिकवर हो जाए, रीगेन कर ले अपनी नॉर्मल पोजीशन और दोबारा नॉर्मल बन जाए. लेकिन अगर ज़्यादा देर के लिए ये स्टिमुलस मौजूद है, इंजरियस स्टिमुलस, तो इससे क्या होगा कि ये स्वेलिंग मेंटेन रहेगी और स्वेलिंग मेंटेन रहने से लाइजोसोमल रप्चर हो जाएगा. यहाँ पे लाइजोसोम्स रप्चर हो जाएंगे. जब लाइजोसोम रप्चर होंगे तो इनके पास लेटिक एंजाइम्स होते हैं और ये लेटिक एंजाइम सेल की पीएच चेंज कर देंगे, सेल का मेटाबॉलिज्म चेंज कर देंगे और जिससे सेलुलर डेथ हो जाएगी, राइट. और सेलुलर डेथ को हम क्या कहते हैं? निक्रोसिस. सो यू कैन सी ओवर, ये सेल्स की फ्रेगमेंटेशन हो रही है और यहाँ से बर्स्ट आउट हो रहा है, सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो गई और सेल से मटेरियल आउटसाइड ऊज आउट हो रहा है, राइट. So this is actually a whole mechanism of irreversible cellular injury. Over here this represents, so let me write it for you. Over here this represent रिवर्सिबल सेलुलर इंजरी, कि अगर स्टिमुलस का शॉर्ट टाइम के लिए इंटरेक्शन हो और इस इंटरेक्शन और स्टिमुलस को हम रिमूव कर देंगे तो इसका मतलब ये है कि अब ये रिवर्सिबल सेलुलर इंजरी है. लेकिन अगर हम लोग कहें कि ये स्टिमुलस मेंटेन है, ये स्टिमुलस मेंटेन होगा, काफ़ी टाइम के लिए मौजूद है, तो अब ये सेलुलर इंजरी रिवर्सिबल नहीं है बल्कि इट्स इरिवर्सिबल सेलुलर इंजरी. अब सेल की डेथ हो जाएगी और हम इस सेल को नॉर्मल पोजीशन रीगेन सेल नहीं कर सकेगा. सो दैट्स वाई वी कैन से देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल सेलुलर इंजरी. आई होप यू गॉट एंड लर्नड अबाउट दिस.
So next we are going to move further. Necrosis. We will discuss what is necrosis. We already explained in previous slide. Necrosis refers to the spectrum of morphological changes that follow cell death. मीन्स सेल की शेप में ऐसी चेंजेज आ जाएं जिससे सेल की डेथ हो जाए इन लिविंग टिश्यूज ड्यू टू डिग्रेडिव एक्शन ऑफ एंजाइम्स ऑन द इंजर्ड सेल. और इस निक्रोसिस के साथ कौन कौन से फैक्टर्स एसोसिएटेड थे? लाइजोसोमिक डैमेज, और लाइजोसोमल डैमेज की वजह से सेलुलर एंजाइम निकल आए थे सेल के बाय और सेल के साइटोप्लाज्म में, जिसकी वजह से सेल की इंजरी हो गई क्योंकि सेल में डिग्रेडेशन स्टार्ट हो गई थी. सो निक्रोसिस इज स्पेक्ट्रम ऑफ मार्कोलॉजिकल चेंजेस दैट रिजल्ट्स इन और फॉलोज सेल डेथ इन लिविंग टिश्यू, राइट. इट अकर्स इन इरिवर्सिबल इंजरी. इरिवर्सिबल इंजरी विल ऑलवेज एंड अप विद द निक्रोसिस, कि जहाँ कहीं भी इरिवर्सिबल सेलुलर इंजरी होगी तो इससे निक्रोसिस होगी. दिस में एलिसिट इन्फ्लेमेशन इन द सराउंडिंग टिश्यू. अब निक्रोसिस का कॉन्सिक्वेंस क्या है, प्रॉब्लम क्या है? निक्रोसिस का प्रॉब्लम ये है कि ये सराउंडिंग टिश्यूज़ पे भी इम्पैक्ट होती है और सराउंडिंग टिश्यूज़ को भी डैमेज कर देती है. तो इट्स मीन इन्फ्लेमेशन ऑफ सराउंडिंग टिश्यू विल आल्सो बी पॉसिबल ड्यू टू निक्रोसिस, राइट. So there is a denaturation of intracellular proteins and enzymatic digestion of the cell. Why? If I will ask question from you in an exam, means how necrosis results in degeneration of intracellular proteins and enzymatic digestion. So you can answer this question like lysosomal damage is responsible for cellular denaturation and for cellular protein denaturation and digestion. क्योंकि लाइजोसोम जब डैमेज हो जाएगा कि उसकी इंजरी की वजह से, तो लाइजोसोम में बहुत सारे एंजाइम्स मौजूद हैं जो कि सेल की इंजरी के साथ एसोसिएटेड एंड सेल्स कुड बी डैमेज्ड. Similarly, I think you got this idea. So now further, the enzymes are derived either from lysosomes of the dead cell themselves, in which case the enzymatic digestion is referred to as autolysis, or from the lysosome of immigrant leukocyte during inflammatory reactions. There are two possibilities of lysosomal damage. कि सेल के अंदर लाइजोसोम अगर डैमेज हो जाते हैं, लाइजोसोमल सेलुलर ऑर्गेनेली मिसाल के तौर पे. सो इफ आई विल ड्रा लाइजोसोमल सेलुलर ऑर्गेनेली, सपोज दिस इज़ अ लाइजोसोमल सेलुलर ऑर्गेनेली. If this organelle damages, there will be two possibilities. One possibility includes like कि यही सेल है, एक सेल है और suppose this was a cell और इस सेल में ये लाइजोसोम मौजूद था. अगर ये लाइजोसोम डैमेज हो जाता है तो इसकी क्या वजह होगी? हम कह सकते हैं एक वजह ये होगी कि ये सेल की डेथ हो रही है और ये लाइजोसोम डैमेज होगा, तो जिससे निक्रोसिस होगी कि ये लाइजोसोम डैमेज होने की वजह से इसके डैमेज होने की वजह से सेल की डेथ हो गई. और दूसरा केस क्या हो गया, इसको हम ऑटोलिसिस कह लेंगे. लेकिन दूसरे केस में क्या होगा कि एक सेल है, सपोज दिस इज़ अ सेल, और इसमें हम लोगों के पास यहाँ पे बहुत सारी सेलुलर मौजूद हैं ऑर्गेनेलीज. लेकिन जो ल्यूकोसाइट हैं जो सेल के अंदर सेल में आ रहे हैं, और सेल में ल्यूकोसाइट्स का क्या काम होता है? जस्ट टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़ या इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करना. तो ये ल्यूकोसाइट्स क्या करें कि ये एबनॉर्मल हों और इन ल्यूकोसाइट्स की वजह से सेल का इन्फ्लेमेशन हो, सेल में ल्यूकोसाइट इन या आउट हो रहे हैं और सेल्स का इन्फ्लेमेशन हो, जिसकी वजह से एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, क्योंकि ल्यूकोसाइट एंटीबॉडीज़ बनाएंगे और अगर सेल में कोई एंटीजन मौजूद है तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस होंगे और जिसकी वजह से सेलुलर इंजरी हो सकती है और दैट इंजरी कुड बी इरिवर्सिबल एंड नोन एज निक्रोसिस. सो आई होप यू गॉट द आइडिया. Further, the next slide is morphology of necrosis. In necrosis, what happens actually? Nuclear changes show one of the three patterns, all due to non-specific breakdown of DNA. तो निक्रोसिस होती है तो हम कहेंगे कि सेल में कौन कौन सी चेंजेस आएंगी. तो सेल में जो सबसे बड़ी चेंज आती है वो न्यूक्लियर चेंज आती है. न्यूक्लियर चेंज में क्या क्या चेंज आ सकती है? नॉन स्पेसिफिक ब्रेकडाउन ऑफ डीएनए, मींस डीएनए विल बी डैमेज ड्यू टू न्यूक्लियर चेंज. कैरियोलाइसिस, अब कैरियोलाइसिस में हम कहते हैं कि बेजोफिलिया ऑफ द क्रोमैटिन में फेड. जो बेजोफिलिया क्रोमैटिन है हम लोग पास, क्रोमैटिन इज एक्चुअली कंपोज्ड ऑफ क्रोमोसोम्स एंड वी कैन से क्रोमोसोम्स मौजूद होंगे और क्रोमोसोम्स भी हम लोगों के पास, क्रोमोसोम्स और प्रोटीन मिलके एक नेटवर्क बना होता है जिसको हम क्रोमैटिन कहते हैं, या नेटवर्क ऑफ क्रोमोसोम्स इज आल्सो कॉल्ड एज क्रोमैटिन. अब अगर क्रोमैटिन फेड आउट होना स्टार्ट हो जाए, मींस कि जो उसकी कॉम्पैक्ट बाउंडिंग है, द कॉम्पैक्ट बाउंडिंग ऑफ क्रोमैटिन विल बी लॉस्ट, that means the basophilia of the chromatin are going to fade. So this karyolysis can also end up with necrosis. कि
क्रोमैटिन ही एबनॉर्मल हो जाएगा तो इसका मतलब है क्रोमोसोम्स एबनॉर्मल हैं, और क्रोमोसोम्स एबनॉर्मल हैं तो अब उन पे जो जीन्स हैं दे आर एबनॉर्मल, एंड देन देयर विल बी एबनॉर्मल प्रोटीन प्रोड्यूस। जब एबनॉर्मल प्रोटीन प्रोड्यूस होगी तो सेलुलर इंजरी होगी, एंड दैट कुड बी irreversible cellular injury, and irreversible cellular injury can cause cell death. Further, pycnosis also seen in apoptotic cell death is characterized by nuclear shrinkage. अब पिक्नोसिस में क्या होगा कि न्यूक्लियस की श्रिंकेज हो जाएगी। अब क्यों हो सकती है, क्या क्या वजह हो सकती है न्यूक्लियस की श्रिंकेज की वजह से? एक तो हम कह सकते हैं कि पीएच चेंज की वजह से, सेल की जब पीएच चेंज होती है तो न्यूक्लियस पे इम्पैक्ट पड़ेगा, न्यूक्लियस और द सेलुलर श्रिंकेज विल एंड अप विद द न्यूक्लियर श्रिंकेज। और जब न्यूक्लियस श्रिंक हो जाएगा तो इसका मतलब है अब हम लोगों के पास जो पॉलीसोम है, जब हिस्टोन प्रोटीन्स मिलती हैं क्रोमैटिन के साथ तो पॉलीसोम बन जाता है। जब जो पॉलीसोम है जब वो प्रॉपर नहीं बनेगा तो पॉलीसोम प्रॉपर ना बनने की वजह से हम लोगों के पास पिक्नोसिस होती है, और पिक्नोसिस से सेलुलर डेथ हो जाएगी, सेलुलर डेथ होगी जिसको हम निक्रोसिस करें। फर्दर है karyohexis. So karyohexis means fragmentation of nucleus. With the passage of time, the nucleus in the necrotic cells totally disappears. कि क्या हो जाए हम लोगों के पास कि न्यूक्लियस की फ्रेगमेंटेशन, डिग्रेडेशन हो जाए न्यूक्लियस की, और टाइम के साथ साथ और हम कहें कि न्यूक्लियस कम्प्लीटली डिसअपीयर हो जाए। यहाँ पे मैं इसकी डायग्राम बना देता हूँ आपको समझाने के लिए। सपोज़ ये देखें, ये एक हम लोगों के पास सेल है, और सेल में यहाँ पे ये डेंस पोर्शन है जिसको हम न्यूक्लियस कह रहे हैं, यहाँ पे न्यूक्लियस मौजूद है। अब क्या हो हम लोगों के पास कि टाइम के गुजरने के साथ साथ सेल के अंदर चेंजेस आएँ। जब सेल के अंदर चेंजेस आती जाएंगी तो अब इससे क्या हो कि सेल के जो न्यूक्लियस है वो एक साइड पे होता जाए। जब चेंजेस आएंगी, सपोज सेल में वाटर की एक्युमुलेशन हो रही है या स्वेलिंग हो रही है, तो जहाँ पे सब वाटर एक्युमुलेट हो जाएगा तो ये न्यूक्लियस को पुशअप करेगा। जब न्यूक्लियस को पुशअप करेगा तो न्यूक्लियस एक साइड पे रिस्ट्रिक्ट होकर रह जाएगा, और रिस्ट्रिक्ट होते होते न्यूक्लियस की ब्रेकडाउन हो जाएगी ड्यू टू ऑस्मोटिक प्रेशर। न्यूक्लियस की ब्रेकडाउन हो जाएगी जब फ्रेगमेंट्स में, सो दैट ब्रेकडाउन ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज कैरियोहेक्सिस। और सो कैरियोहेक्सिस कैन एंड अप विद सेलुलर निक्रोसिस और सेलुलर डेथ, क्योंकि हम लोग के पास न्यूक्लियस डैमेज हो गया है, राइट। सो दीज आर द मॉर्फोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज एसोसिएटेड विद द सेलुलर निक्रोसिस। फर्दर, by electron microscopy necrotic cells are characterized over a discontinuous in plasma. हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी करें और देखना चाहें कि निक्रोसिस की वजह से सेल में कौन कौन सी चेंजेस आएंगी। सपोज आपके लोगों के पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, सपोज लेट मी ड्रा a simple microscope if I can do for you guys. Suppose this is a microscope, right? Suppose and you are going to visualize something over here. अगर आप यहाँ पे कुछ ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं तो इससे मुराद ये हुई कि आपको क्या नज़र कैसे आएंगे जो सेल्स हैं, जो निक्रोटिक सेल्स हैं, कि ऐसे सेल्स जिनकी निक्रोसिस हो, जिनकी डेथ हो चुकी है। जब आप उनको देखना चाहेंगे तो आपको लगेगा कि डिसकॉन्टीन्यूटीज़ इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन कि निक्रोटिक सेल्स में इस तरह से। यहाँ पे आपको सेल कैसे नज़र आएगा मैं ड्रा कर दूँगा। मीन्स ये माइक्रोस्कोप थी, यहाँ पे आपने स्लाइड पे सेल की स्लाइड बनाई थी और उस सेल को जब देखा तो आपको सेल यूँ नज़र आएगा, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस। अब इससे मुराद क्या है, यहाँ पे आप देखें तो ये जो जगह है यहाँ पे डिसकॉन्टीन्यूटी मीन्स यहाँ पे डैमेज हुई हुई है सेलुलर मेम्ब्रेन। सो दिस कैन रिप्रेजेंट्स मीन once we will be able to visualize a particular necrotic cells, we will be able to find discontinuities, right? Another thing, marked dilation of mitochondria with the appearance of large amorphous densities, कि अगर इस सेल में माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है, सपोज मैं माइटोकॉन्ड्रिया ड्रा कर देता हूँ यहाँ पे आपकी आसानी के लिए, ये माइटोकॉन्ड्रिया है सपोज। अब हम क्या कहते हैं कि इसमें डायलेशन हो जाएगी, मींस इसकी स्वेलिंग होगी, माइटोकॉन्ड्रिया की डायलेट होना स्टार्ट। जब डायलेट होगा तो इसकी इनर और आउटर मेम्ब्रेन के अंदर जो होम्योस्टेसिस है दैट विल बी इम्पैक्टेड, सो विच कैन रिजल्ट इन वी कैन से एमॉर्फस डेंसिटी, कि माइटोकॉन्ड्रिया की डेंसिटी चेंज हो जाएगी, स्टैंडर्डाइज नहीं रहेगी। फर्दर है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक माइलिन फिगर्स। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक माइलिन फिगर्स, जो माइलिन शीट मौजूद है हम लोगों के पास, और इंट्रासाइटोप्लाज्मिक मींस इंट्रासाइटोप्लाज्मिक से मुराद ये कि सेल के जो कंपार्टमेंट्स होते हैं, सेल के जो डिफरेंट कंपार्टमेंट्स, उन डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में स्पेसिफिक माइलिन शीट्स मौजूद होती हैं, या माइलिन न्यूरॉन्स मौजूद होती हैं, या डेंड्राइट्स मौजूद होती हैं। उनका काम क्या होता है कि सेल के अंदर जो चेंजेस हैं उनको ट्रैक करना, उनको एसोसिएट करना विद द ब्रेन रिस्पॉन्सेज, कि ब्रेन उन सेलुलर चेंजेस के अगेंस्ट कोई रिस्पॉन्स करना शुरू कर दे। तो इस तरह हम कहते हैं कि वो भी चेंज हो जाएंगी। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक माइलिन फिगर्स विल आल्सो चेंज। एग्रीगेट्स ऑफ फ्लफी मटेरियल रिप्रेजेंटिंग डीनेचर प्रोटीन्स।
अब सेल के अंदर आप देखेंगे तो इसी सेल में, यहाँ पे सपोज ये सेल था, तो सेल में फ्लफ़ी से मुराद यहाँ पे रेस्टोरेंट की बात नहीं हो रही, बल्कि वी आर टॉकिंग अबाउट डीनेचर्ड प्रोटीन एक्युमुलेशन, कि यहाँ पे हम लोगों के पास डीनेचर्ड मीन एमार्फस प्रोटीन्स मौजूद होंगी। यहाँ पे सेल के अंदर डीनेचर्ड प्रोटीन आपके पास मौजूद होंगी। स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट the morphology of necrosis. So in summary, what we discussed today: first we discussed reversible and irreversible cellular injury, means what is reversible cell injury and irreversible cell injury, and after that we discussed necrosis, and then morphology of necrosis, mean what kind of changes we can observe in a cell due to cell death like necrosis. Perfect. And we also discussed means how we will be able to visualize the necrotic cells in electron microscope. So that was all about the morphology of necrosis.